हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र सर आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की क्लास के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये टॉपिक मैंने आपके ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ केसेस से लिया है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, हम एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे मैं इनहेल करता हूं ऑक्सीजन रिच एयर को और कैसे मैं एक्सेल आउट करता हूं CO2 रिच एयर को। यानी कि एक्सेल आउट मतलब मैं कैसे अपनी बॉडी से रिमूव करता हूं CO2 रिच एयर और कैसे मैं लेता हूं ऑक्सीजन रिच एयर। ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत ब्रीदिंग के बारे में मालूम होना चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं ब्रीदिंग के बारे में, व्हाट मीन बाय ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है। व्हाट मीन बाय ब्रीदिंग, बच्चों ये जो ब्रीदिंग है ये दो प्रोसेस से कंप्लीट होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं ब्रीदिंग के बारे में तो ये कितने प्रोसेस के अंदर कंप्लीट होती है। कंप्लीट इन टू प्रोसेस, कंप्लीट इन टू प्रोसेस। दो प्रोसेस के अंदर ये ब्रीदिंग की प्रोसेस क्या होती है, ब्रीदिंग क्या होती है, कंप्लीट होती है। यानी कि ब्रीदिंग के अंदर मेनली दो फेज आते हैं, ऐसा आप लोग समझ सकते हो। पहला फेज यानी कि पहली प्रोसेस जो होती है वो होती है इंस्पायरेशन। पहली प्रोसेस कौन सी होती है बच्चों, पहली प्रोसेस होती है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन को हम इनहेलेशन भी बोलते हैं। यानी कि इंस्पायरेशन इट इज आल्सो नोन एज इनहेलेशन। इनहेलेशन, अगर मैं बात करूं इंस्पायरेशन की, इनहेलेशन की, तो व्हाट मीन बाय इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि मैं फ्रेश एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल कर रहा हूं, यानी कि अपने लंग्स के अंदर फ्रेश एटमॉस्फेरिक एयर को ले रहा हूं। अगर हम बात कर रहे हैं इंस्पायरेशन की तो ये ब्रीदिंग के अंदर 2 सेकेंड का टाइम लेती है। यानी कि इंस्पायरेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 2 सेकेंड। यानी कि विद इन 2 सेकेंड में एटमॉस्फेरिक एयर को क्या कर लूंगा, इनहेल कर लूंगा। तो इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, टेकिंग फ्रेश एटमॉस्फेरिक एयर, टेकिंग फ्रेश एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, यानी कि मैं इनहेल कर रहा हूं फ्रेश एटमॉस्फेरिक एयर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। दूसरी प्रोसेस होती है बच्चों एक्सपायरेशन। दूसरी प्रोसेस कौन सी होती है, एक्सपायरेशन। दूसरी प्रोसेस कौन सी है, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज आल्सो नोन एज एक्सहेलेशन। इट इज आल्सो नोन एज एक्सहेलेशन। व्हाट मीन बाय एक्सहेलेशन यानी कि एक्सपायरेशन, CO2 रिच एयर को लंग्स से रिमूव करना, यानी कि एल्वियुलर एयर को हमारे लंग्स से रिमूव करना क्या प्रोसेस कहलाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन की ये जो प्रोसेस है ये 3 सेकेंड का टाइम लेती है। यानी कि विद इन 3 सेकेंड हम एक्सपायर कर देते हैं, यानी कि रिमूव कर देते हैं हमारे CO2 रिच एयर को। तो व्हाट मीन बाय एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन, रिमूव CO2 रिच एल्वियुलर गैस, एल्वियोलर एयर। तो एल्वियुलर एयर, CO2 रिच एल्वियुलर एयर को रिमूव करना क्या कहलाता है, एक्सपायरेशन कहलाता है। यानी कि अगर हम बात करें ब्रीदिंग के साइकिल के बारे में, एक नॉर्मल ब्रीदिंग का साइकिल कितना टाइम लेता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल ब्रीदिंग का साइकिल कितने टाइम में हो जाता है, इंस्पायरेशन की प्रोसेस होती है 2 सेकेंड में और एक्सपायरेशन की प्रोसेस होती है 3 सेकेंड में। यानी कि एक कंप्लीट साइकिल की बात करूं ब्रीदिंग की तो वो 5 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें नॉर्मल ब्रीदिंग साइकिल के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल ब्रीदिंग साइकिल की अगर मैं बात करूं
ब्रीदिंग साइकिल की अगर मैं बात करूं, तो नॉर्मल ब्रीदिंग साइकिल यानी कि पर साइकिल कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा? पर साइकिल कंप्लीट होता है 5 सेकेंड में, यानी कि 5 सेकेंड के अंदर मैं इनहेल कर लूंगा और एक्सेल आउट कर दूंगा। आपके एनसीईआरटी बुक ने बोला है कि ब्रीदिंग का जो साइकिल है वो 1 मिनट के अंदर लगभग 12 to 16 साइकिल नॉर्मली चलते एक हेल्दी ह्यूमंस के अंदर। यानी कि अगर हम बात करें 12 to 16 साइकिल चलते हैं, इसके कितने टाइम लेते हैं? लगभग पर मिनट की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली 12 से 16 ब्रीदिंग साइकिल क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं पर मिनट। अगर हम बात करें ब्रीदिंग के बारे में, तो ब्रीदिंग की ये जो दोनों प्रोसेस होती है, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, ये किसके थ्रू कंप्लीट होती है? ये कंप्लीट होती है प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन प्रोसेस की, तो बोथ प्रोसेस carried out by प्रेशर ग्रेडियंट। और प्रेशर ग्रेडियंट किसके बीच में बनता है? प्रेशर ग्रेडियंट बनता है लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। कैरिड आउट बाय प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, जिसके थ्रू मैं ये दोनों प्रोसेस को कंप्लीट करता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट यू मीन बाय प्रेशर ग्रेडियंट? प्रेशर ग्रेडियंट सर होता क्या है, पहले ये तो बताइए। हम सब लोगों को डिफ्यूजन की डेफिनेशन मालूम है। अकॉर्डिंग टू द डिफ्यूजन डेफिनेशन, एयर जो होती है वो मूव करती है अपनी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यानी कि अगर मैं कहूं एक ए साइड है, ए साइड पर एयर का प्रेशर हाई है, यानी कि एयर जो है वो ज्यादा अमाउंट के अंदर है, और एक साइड में कह रहा हूं कि बी साइड, वहां पे लो प्रेशर है। क्यों है? क्योंकि वहां पे एयर कम अमाउंट में है। तो हमेशा एयर मूव करेगी अपने हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि एयर मूव करती है, एयर moves from high pressure to low pressure। यानी कि कहीं पर अगर प्रेशर कम है तो क्या होगा? बेटा, अगर प्रेशर कम है और दूसरी जगह पर प्रेशर ज्यादा है, तो एयर क्या करेगी? मूव करेगी अपने हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट बनता कैसे? सुनो, अगर मेरे लंग्स के अंदर प्रेशर कम है और बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या है? ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली बाहर की जो एयर है वो मेरी बॉडी के अंदर आ जाएगी, यानी कि मैं उसको क्या कर लूंगा? इनहेल कर लूंगा। अगर मेरे लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, तो ऑटोमेटिकली मैं लंग्स से रिमूव कर दूंगा अपनी एयर को। यानी कि ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है वो डिफ्यूजन प्रोसेस है, यानी कि डिफ्यूजन के थ्रू ब्रीदिंग की प्रोसेस क्या होती है? कंप्लीट होती है। अगर हम बात करें प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या होता है? एक रिलेशन होता है। क्या होता है? यानी कि अगर मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। यानी कि अगर मैंने वॉल्यूम को कम किया तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि इफ वी डिक्रीज वॉल्यूम, अगर मैंने वॉल्यूम को क्या किया? कम किया, तो क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा। इंक्रीज प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर मैंने वॉल्यूम को इंक्रीज किया
यानी कि मैंने क्या किया, इंक्रीज वॉल्यूम। अगर मैंने वॉल्यूम को क्या किया, इंक्रीज किया, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। यानी कि अगर मैंने लंग्स के वॉल्यूम को डिक्रीज किया तो मेरे लंग्स के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और मैं एटमॉस्फेरिक एयर को क्या कर दूंगा, एक्सेल आउट कर दूंगा। अगर मैंने लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाया यानी कि इंक्रीज किया तो मेरे लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। एयर का प्रेशर कम होगा तो मैं क्या कर लूंगा, इजीली इनहेल कर लूंगा ऑक्सीजन रिच एयर को। तो अगर हमको प्रेशर ग्रेडियंट बनाना है तो मुझे लंग्स के वॉल्यूम को कम या ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द वॉल्यूम ऑफ लंग्स, यानी कि हम लंग्स के वॉल्यूम को डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते, यानी कि कम और ज्यादा हम लंग्स के वॉल्यूम को नहीं कर सकते। एक बार इसको नोट डाउन करो, उसके बाद में हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। चलो, हम लोग क्या नहीं कर सकते बच्चों, लंग्स के वॉल्यूम को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। यानी कि हम लोग क्या नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर, वी कैनॉट डायरेक्टली अल्टर वॉल्यूम इनसाइड लंग्स के अंदर के वॉल्यूम को हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कम या ज्यादा कर सकते सर, क्योंकि लंग्स के पास में कोई मसल्स होती ही नहीं। यानी कि मसल्स वो होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स का क्या करती है, वर्क करती है हमारे बॉडी के अंदर। यानी कि लंग्स के पास में क्या नहीं होती, मसल्स नहीं होती, बिकॉज lungs do not have any muscles। किसी भी टाइप की मसल्स हमारे लंग्स के अंदर नहीं होती। लंग्स हमारी बॉडी में एक सॉफ्ट ऑर्गन है, यानी कि सॉफ्ट इलास्टिक ऑर्गन है। लंग्स आर सॉफ्ट इलास्टिक ऑर्गन। लंग्स क्या है बेटा, एक सॉफ्ट इलास्टिक क्या है, ऑर्गन है। और हमारा लंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी चेस्ट कैविटी यानी कि हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर हम बात करें, लंग्स क्या है, सॉफ्ट इलास्टिक ऑर्गन है एंड सिचुएटेड इन airtight thoracic cavity। यानी कि हमारा लंग्स कहाँ पर प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, बट एयर टाइट। व्हाट डू मीन बाय एयर टाइट, हमारा लंग्स चारों तरफ से घिरा हुआ है थोरेसिक कैविटी से। क्लियर। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये हमारे अगर हम बात करें तो डोर्सली ये क्या चीज है होगी, ये हमारा डोर्सली हिस्सा है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रिब्स स्टर्नम प्रेजेंट है। वेंट्रली अगर मैं बात करूं तो वर्टिब्रल कॉलम है। अगर बिलो दी बात करूं तो हमारे एक मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट है, डायाफ्राम। यानी कि लंग्स हमारे चारों तरफ से घिरा हुआ है एयर टाइट कैविटी यानी कि थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। आपकी एनसीईआरटी बोल रही है कि थोरेसिक कैविटी में जो भी चेंज होगा वो चेंज मेरे को किसके अंदर देखने को मिलेगा, लंग्स के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मैंने थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को कम किया तो लंग्स के अंदर भी वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा।
अगर मैंने थोरेकिक कैविटी के वॉल्यूम को ज्यादा किया तो लंग्स के अंदर भी वॉल्यूम क्या होगा, लंग्स का भी ज्यादा होगा। यानी कि अगर हम बात करें, इफ एनी चेंज अकर, इफ एनी चेंज occurs, if any change occur in volume of lungs, volume of thoracic cavity, sorry बेटा, volume of thoracic cavity will be reflect, वो reflect होगा, will be reflected इन लंग्स कैविटी। लंग्स की कैविटी को हम पल्मोनरी कैविटी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लंग्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी। क्लियर? तो लंग्स कैविटी या फिर मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, पल्मोनरी कैविटी भी लिख सकता हूं, पल्मोनरी कैविटी। यानी कि अगर आपने थोरेकिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाया तो लंग्स की कैविटी का वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर? अगर मैंने थोरेकिक कैविटी के वॉल्यूम को कम किया तो लंग्स की कैविटी का भी वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। उसको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार देखो। मैंने कहा कि ये थोरेकिक कैविटी है, ये क्या है बेटा, थोरेकिक कैविटी, इट इज ए थोरेकिक कैविटी। यानी कि अगर मैंने कहा कि मैंने थोरेकिक कैविटी के वॉल्यूम को क्या किया है, इंक्रीज किया, वॉल्यूम को क्या किया है, इंक्रीज किया। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, अभी बात की थी हमने, प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो यही वॉल्यूम इंक्रीज होगा लंग्स के अंदर। यानी कि अगर मैं बात करूं लंग्स की कैविटी के अंदर की बात करूं, लंग्स की कैविटी की, तो लंग्स की कैविटी में भी वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर लंग्स की कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो वहां पे प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि मैंने कहा है कि अगर थोरेकिक कैविटी में प्रेशर कम हुआ है, यानी कि वॉल्यूम को बढ़ाने की वजह से, तो प्रेशर अभी कहां पे ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा है। यानी कि प्रेशर अभी कहां पे ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो गया। क्लियर? और इस प्रेशर की वजह से एयर मूव करेगी अपनी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यानी कि ऑटोमेटिकली एयर एटमॉस्फेयर से कहां पे आ जाएगी, इनसाइड लंग्स आ जाएगी। यानी कि प्रेशर यहां कम हुआ तो एटमॉस्फेयर के अंदर भी प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। यानी कि हम क्या कर लेंगे इस वजह से, यानी कि इस वजह से कौन सी प्रोसेस होगी, इंस्पायरेशन। अगर मैंने थोरेकिक कैविटी के वॉल्यूम को कम किया, मान लेते हैं कि मैंने क्या किया बेटा, थोरेकिक कैविटी के वॉल्यूम को क्या कर दिया, कम कर दिया। यानी कि मैंने कहा कि ये थोरेकिक कैविटी है, थोरेकिक कैविटी है, और थोरेकिक कैविटी के वॉल्यूम को क्या किया, कम किया। वॉल्यूम को क्या किया, कम किया। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अगर थोरेकिक कैविटी के वॉल्यूम को कम किया है तो लंग्स की कैविटी का वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं लंग्स कैविटी के बारे में, लंग्स कैविटी के बारे में बात करूं तो यहां पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ है, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन ज्यादा इंक्रीज हुआ। यानी कि एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है, थोरेकिक कैविटी के अंदर प्रेशर ज्यादा है, यानी कि लंग्स कैविटी के अंदर भी प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो मैं इस वजह से एक्सेल आउट कर दूंगा, यानी कि CO2 रिच एयर को मैं बाहर निकाल दूंगा। और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, एक्सपायरेशन। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, एक्सपायरेशन। यानी आपको अगर इंस्पायरेशन करना है, यानी कि आपको क्या करना है बेटा, इंस्पायरेशन करना है, तो थोरेकिक कैविटी के वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
और किसके कंपैरिजन, एटमॉस्फेयर के प्रेशर के कंपैरिजन, और मैं क्या कर लूंगा, एयर को इनहेल कर लूंगा। ऐसे ही अगर मेरे को एक्सपायरेशन करना है तो थोरेकिक कैविटी के वॉल्यूम को मैं क्या करूंगा, कम करूंगा। अगर वॉल्यूम को कम किया है तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और प्रेशर अगर ज्यादा हो जाएगा तो मैं एक्सेल आउट कर दूंगा, क्योंकि प्रेशर यहां पे ज्यादा हो गया तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या हो चुका है, कम हो चुका है। क्लियर? यानी कि यही हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, कि मैंने थोरेकिक कैविटी के वॉल्यूम को कैसे ज्यादा किया है और थोरेकिक कैविटी के वॉल्यूम को कैसे कम किया है। यही हम लोग किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसको आप लोग नोट डाउन करो, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो इससे आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा इंस्पायरेशन, यानी कि इंस्पायरेशन के अंदर मैं थोरेकिक कैविटी के वॉल्यूम को कैसे कम करूंगा उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपायरेशन, यानी कि थोरेकिक कैविटी के वॉल्यूम को कैसे कम किया जाता है। सॉरी, इंस्पायरेशन के अंदर हम थोरेकिक कैविटी के वॉल्यूम को क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, और एक्सपायरेशन में थोरेकिक कैविटी के वॉल्यूम को क्या करेंगे, कम करेंगे। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इंस्पायरेशन। सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इंस्पायरेशन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंस्पायरेशन। अगर हम बात करें इंस्पायरेशन, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, इंस्पायरेशन की अगर मैं बात करूं तो इंस्पायरेशन के अंदर होता क्या है, सुनो। इंस्पायरेशन के अंदर होता क्या है, सुनो अच्छे से। इंस्पायरेशन के अंदर मैं एयर को क्या कर रहा हूं, इनटेक कर रहा हूं। क्लियर? यानी कि ये प्रोसेस कितना टाइम लेती है, ये प्रोसेस लेती है 2 सेकेंड। अगर मेरे को इनहेल करना है, ऑक्सीजन रिच एयर को मेरे को इनहेल करना है, तो मुझे थोरेकिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाना होगा, ताकि मेरे लंग्स की कैविटी के अंदर वॉल्यूम भी बढ़ जाए और उसकी वजह से प्रेशर भी क्या हो जाए, कम हो जाए। यानी कि मुझे इंस्पायरेशन में क्या करना होता है, थोरेकिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाना होता है। और थोरेकिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए मसल्स इन्वॉल्व होती है, और मसल्स यूज करती है एटीपी। यानी कि अगर हम बात करें इंस्पायरेशन की, तो इंस्पायरेशन क्या है, एक टाइप की एक्टिव प्रोसेस। ये एक टाइप की कैसी प्रोसेस है बेटा, एक्टिव प्रोसेस। और एक्टिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होती है एटीपी, और जहां एटीपी यूज हो जाती है जिस प्रोसेस में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इट इज एक्टिव प्रोसेस। तो इंस्पायरेशन के लिए यानी कि जो मसल्स यूज होती है वो 2 टाइप की मसल्स यूज होती है। यानी कि यहां पे 2 टाइप ऑफ मसल्स क्या होगी, ऑफ मसल्स क्या होगी बेटा, यूज होगी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करेगी और थोरेकिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ा देगी। सबसे पहले कौन सी मसल्स यूज हो रही है, फ्रेनिक मसल्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा फ्रेनिक मसल्स की। फ्रेनिक मसल्स को हम रेडियल मसल्स भी बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज रेडियल मसल्स। क्या बोलते हैं इसको, रेडियल मसल्स भी बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज रेडियल मसल्स। तो ये जो फ्रेनिक मसल्स होती है यानी कि रेडियल मसल्स होती है, फ्रेनिक यानी कि रेडियल, ये जो मसल्स होती है ये डायाफ्राम की मसल्स है। क्लियर? किसकी मसल्स है, डायाफ्राम की, ऑफ डायाफ्राम, ऑफ डायाफ्राम। तो रेडियल मसल, फ्रेनिक मसल्स किसकी मसल्स है बेटा, डायाफ्राम की मसल्स होती है। हमको मालूम है डायाफ्राम एक टाइप की मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो कि कहां पे प्रेजेंट है, बिलो द थोरेकिक कैविटी। थोरेकिक कैविटी के बिलो प्रेजेंट है और डोम शेप की होती है। क्लियर? तो मैंने कहा कि ये हमारी क्या है, डोम शेप स्ट्रक्चर कौन सी होगी, इट इज ए डायाफ्राम। इसके अबव क्या प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है। इसके अबव क्या प्रेजेंट है, लंग्स। और ये डायाफ्राम के अंदर ये वाली कौन सी मसल्स है,
इट इज ए फ्रेनिक मसल्स, या फिर जिसको हम लोग क्या बोल सकते हो, रेडियल मसल्स भी बोल सकते हो। तो डायाफ्राम एक टाइप की मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इट इज ए डायाफ्राम, इट इज ए डायाफ्राम। डायाफ्राम जो होता है नॉर्मली, यानी कि जब रिलैक्स होता है, जब हम इंस्पायरेशन नहीं कर रहे होते हैं, तो वो कौन से शेप में रहता है, वो डोम शेप में रहता है। यानी कि नॉर्मली डायाफ्राम कौन से शेप में रहेगा, नॉर्मली डायाफ्राम डोम शेप का होता है, डोम शेप। यानी कि वो कौन सी कंडीशन कहलाती है, रिलैक्स्ड कंडीशन कहलाती है। यानी कि जब हम एटमॉस्फेयर एयर को इनहेल नहीं करते, यानी कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हम इसके अंदर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डायाफ्राम कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। डायाफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। डायाफ्राम बिकम फ्लैट, डायाफ्राम बिकम फ्लैट। कैसा हो जाता है बेटा, फ्लैट हो जाता है। यानी कि अभी डायाफ्राम कौन से शेप में, डोम शेप में है। जैसे ही इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डायाफ्राम कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। क्लियर। यानी कि डायाफ्राम की पोजीशन अभी ये है। तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन डायाफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। ये डायाफ्राम फ्लैट हो गया, ये डायाफ्राम क्या हो गया, फ्लैट हो गया। क्लियर। और डायाफ्राम के फ्लैट होने की वजह से यहां पे थोरैकिक कैविटी में इतना वॉल्यूम क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। यानी कि अगर हम बात करें, इतना वॉल्यूम थोरैकिक कैविटी का क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। इसको हम बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में क्या हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, एंटीरियर, और नीचे वाला पोस्टीरियर। तो डायफ्राम के फ्लैट होने की वजह से क्या होता है, इंक्रीज वॉल्यूम, इंक्रीज थोरैकिक कैविटी वॉल्यूम, थोरैकिक कैविटी वॉल्यूम, कैविटी वॉल्यूम इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर थोरैकिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। अब सुनो, इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो अंदर क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो गया। उस प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से मैंने क्या किया, एटमॉस्फेयर से इनहेल की क्या चीज, ऑक्सीजन रिच एयर को मैंने क्या की बेटा, इनहेल की। तो सुनो अच्छे से, डायफ्राम इतना वॉल्यूम बढ़ा देता है कि जितनी एटमॉस्फेयर एयर में लेता हो उसमें का 75% वॉल्यूम कौन बढ़ाता है बेटा, डायफ्राम। यानी कि जितनी एटमॉस्फेयर एयर में ले रहा हूं उसका 75% लेने के लिए डायफ्राम उतना वॉल्यूम को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यानी कि डायफ्राम रिस्पॉन्सिबल होता है, डायफ्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर 75% ऑफ टाइडल वॉल्यूम। व्हाट मीन बाय टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम उसको बोलते हैं कि मैं कितना इनहेल कर रहा हूं ऑक्सीजन को। यानी कि मान लो अगर मैंने कहा कि मैं 100 ml ऑफ ऑक्सीजन इनहेल कर रहा हूं, तो 75 ml इनहेल करने के लिए वॉल्यूम कौन बढ़ा रहा है, डायफ्राम बढ़ा रहा है। यानी कि अगर डायफ्राम डैमेज हो जाए या पंचर हो जाए तो हम इंस्पायर नहीं कर पाएंगे, सफिशिएंट ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाएंगे और सडनली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये क्वेश्चंस आप लोगों के एनसीईआरटी बुक से आया हुआ है नीट के एग्जाम में। क्लियर। तो डायफ्राम इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। क्लियर। जिसकी वजह से मैं 75% तक इनहेल कर लेता हूं टोटल टाइडल वॉल्यूम का। यानी टाइडल वॉल्यूम वो है कि अमाउंट, कितना अमाउंट में इनहेल कर रहा हूं। दूसरी मसल्स होती है बेटा, दूसरी मसल्स होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। दूसरी मसल्स कौन सी है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स,
इंटरकोस्टल मसल्स। कोस्टल वर्ड हम लोग रिब्स के लिए यूज करते हैं। इंटर मतलब दो रिब्स के बीच में जो मसल्स होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इसको शॉर्ट में लिखते हैं एक्सटर्नल के लिए ई, एक्सटर्नल कोस्टल, एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल्स। क्लियर? इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, EIC है। तो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कितनी होती है, लगभग 11 पेयर होती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कितनी होती है बेटा, 11 पेयर होती है। अगर हम बात करें EICM की, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कितनी होती है, 11 पेयर होती है। 11 पेयर कहाँ प्रेजेंट होती है, यानी कि अगर मैं बात करूं लोकेशन की, किसके बारे में बात कर रहा हूं, लोकेशन की, तो ये कहां पर प्रेजेंट होती है, बिटवीन दी टू लंग्स, बिटवीन दी टू लंग्स, बिटवीन टू रिब्स, सॉरी बेटा लंग्स बोल दिया, बिटवीन दी टू रिब्स। ये क्या प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब सुनो, मैंने कहा ये स्टर्नम है, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, इट इज ए स्टर्नम। स्टर्नम क्या होती है, हमारी चेस्ट बोन होती है। स्टर्नम क्या होती है, हमारी चेस्ट बोन होती है। ये स्टर्नम है, इट इज ए स्टर्नम। स्टर्नम क्या होती है, हमारी चेस्ट बोन होती है। हमारे स्टर्नम से क्या जुड़ी हुई होती है, रिब्स जुड़ी हुई होती है। रिब्स स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है और डायरेक्टली किससे जुड़ी हुई होती है, पीछे की साइड में अगर हम बात करें वेंट्रली, तो ये हमारे वर्टेब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती है। तो मैंने कहा कि ये रिब्स है, इट इज ए रिब्स, इट इज ए रिब्स, ये रिब्स है। क्लियर? और रिब्स कितनी पेयर होती है बेटा, रिब्स होती है 12 पेयर। क्लियर? तो ये हमारी रिब्स है, ये हमारी क्या होती है, रिब्स होती है, इट इज ए रिब्स। क्लियर? इट इज ए रिब्स। तो दो रिब्स के बीच में अगर मैं बात करूं, दो रिब्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट है। यानी कि यहां पे हमारी क्या प्रेजेंट है, ये मसल्स प्रेजेंट है, इट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। दो रिब्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और रिब्स कितने पेयर होती है, 12 पेयर होती है। यानी कि दो रिब्स के बीच में ये कौन सी मसल्स हो गई, इट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। यानी कि अगर हम बात करें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की, जो कि दो रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि इस मसल्स के अंदर क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये रिब्स को ऊपर की साइड में खींचेगी और आउटवर्ड कर देगी, अपर करके आउटवर्ड कर देगी, जिससे मेरी थोरैकिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। तो ये क्या करती है, इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता क्या है, लिफ्ट्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड रिब्स। रिब्स को ये क्या करती है बेटा, अपवर्ड कर देती है और आउटवर्ड कर देती है। यानी कि अगर मैं कहूं कि ये अभी रिलैक्स कंडीशन है, जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये रिब्स को क्या कर देगी, अपवर्ड कर देगी और बाहर की साइड में निकाल देगी, ये बाहर की साइड में निकाल देगी। तो इतना वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। थोरैकिक कैविटी का कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, इतना वॉल्यूम क्या हो गया, मैंने कहा थोरैकिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। और ये कौन से एक्सिस में होता है, इट इज ए डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। अब सुनो, हमारा जो डायफ्राम है, डायफ्राम ने वॉल्यूम को ऐसे इंक्रीज किया, जैसे मैंने कहा कि डायफ्राम ने वॉल्यूम को ऐसे इंक्रीज किया, इस टाइप से इंक्रीज करने के इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर एक्सिस। क्लियर? यानी कि डायफ्राम ने कैसे इंक्रीज किया, ऐसे इंक्रीज किया वॉल्यूम को, और ये एक्सिस क्या कहलाएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने
ऐसे इंक्रीज किया है, यानी कि वो चेस्ट को क्या कर रही है, आगे लेकर के जा रही है, तो इतना वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये कौन से एक्सिस में हो रहा है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। इस एक्सिस को मैं क्या बोलता हूं, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस बोलता हूं। यानी कि डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से रिब्स क्या हो जाती है, अपवर्ड हो जाती है और आउटवर्ड हो जाती है, और उससे होगा क्या, इंक्रीज thoracic cavity volume, increase thoracic cavity volume, increase thoracic cavity volume in dorsoventral axis, dorsoventral axis में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। तो अगर हम बात करें हमारी जो इंस्पायरेटरी मसल्स, कौन कौन सी मसल्स, फ्रेनिक मसल्स ऑफ डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर। इन दोनों की मसल्स की वजह से हमारी थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर भी और डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पर भी। और अगर थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर भी वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर। एक बार इसको आप लोग लिखो। क्लियर। या फिर जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं अपने इंस्पायरेशन के बारे में, किसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा, इंस्पायरेशन के बारे में। यानी कि इंस्पायरेटरी मसल्स कौन कौन सी होती है बेटा, इंस्पायरेटरी मसल्स, एक तो डायफ्राम की रेडियल मसल्स, दूसरी कौन सी है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। यानी कि अगर मैं बात करूं, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन रेस्पिरेटरी या इंस्पायरेटरी मसल्स। और कौन कौन सी है इंस्पायरेटरी मसल्स, हम सब लोगों को मालूम है कौन कौन सी है। एक तो है डायाफ्राम, और दूसरी कौन सी है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा इंस्पायरेटरी मसल्स में, उसकी वजह से इंक्रीज होगा क्या चीज, थोरेकिक कैविटी वॉल्यूम। तो इसकी वजह से होगा क्या, इंक्रीज thoracic cavity volume, अगर थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमारे लंग्स की कैविटी यानी पल्मोनरी कैविटी का भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इस वजह से होगा क्या, इंक्रीज पल्मोनरी मतलब लंग्स, इंक्रीज पल्मोनरी कैविटी वॉल्यूम। तो हमारी पल्मोनरी कैविटी वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा मतलब इनसाइड, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और ये प्रेशर क्या होगा, लेस देन होगा, किसके कंपैरिजन, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन। इट इज लेस देन, ये किससे कम है, लेस देन एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये क्या है बेटा, ये प्रेशर कम है, यानी एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है और हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर क्या हो चुका है, कम हो चुका है। क्लियर। तो अगर प्रेशर डिक्रीज है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो एयर कैसे मूव करेगी, अपनी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यानी कि एयर मूव करती है, एयर मूव फ्रॉम outside to inside lungs by diffusion process। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एयर मूव करती है एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर,
और ये पूरी प्रोसेस कितने टाइम में कंप्लीट हो जाती है बच्चों? विद इन 2 सेकेंड, यानी कि विद इन 2 सेकेंड में क्या कर लूंगा? इंस्पायरेशन कर लूंगा। क्लियर? अब बात करते हैं बेटा किसके बारे में? एक्सपायरेशन के बारे में। एक बार इसको लिखो फटाफट, या फिर जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट कौन सा है? एक्सपायरेशन। नेक्स्ट कौन सा है बेटा? एक्सपायरेशन। ये डायग्राम एक बार रहने दे रहा हूं क्योंकि मुझे और भी चीजें समझानी होगी आप लोगों को। नेक्स्ट कौन सा है बेटा? एक्सपायरेशन। नेक्स्ट कौन सा है? एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है? मैं एक्सेल आउट कर रहा हूं CO2 रिच एयर को, यानी कि CO2 रिच एयर को मैं क्या कर रहा हूं? रिमूव कर रहा हूं हमारी बॉडी से। और ये प्रोसेस कितना टाइम लेती है? 3 सेकेंड के अंदर ये प्रोसेस क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। अब एक्सपायरेशन जो प्रोसेस है बेटा, एक टाइप की पैसिव प्रोसेस है। ये एक टाइप की क्या है बेटा? इट इज पैसिव प्रोसेस। इसको हमने पैसिव प्रोसेस क्यों बोला है? क्योंकि यहां पे कोई भी एटीपी लगेगी ही नहीं। अब सुनो, जो रेस्पिरेटरी मसल्स, यानी कि जो इंस्पायरेटरी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, जिसके वजह से हमारी थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ चुका था, वो वापस क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी। रिलैक्स मतलब ये जो डायफ्राम है, जब ये रिलैक्स होगा तो ये वापस कैसा हो जाएगा? अभी तो फ्लैट है, ये कैसा हो जाएगा? रिलैक्स होते वापस कैसा हो जाएगा? डॉम शेप, यानी कि ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में पहुंच जाएगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के भी रिलैक्स होगी तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से रिब्स भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस पहुंच जाएगा। तो इसके अंदर होता क्या है? ऑल इंस्पायरेटरी मसल्स आर रिलैक्स्ड। ऑल इंस्पायरेटरी मसल्स आर रिलैक्स्ड। कैसी हो जाती है बेटा? रिलैक्स्ड हो जाएगी। अगर इंस्पायरेटरी मसल्स यानी डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल की मसल रिलैक्स्ड हो गए तो क्या होगा? एवरीथिंग कम्स नॉर्मल पोजीशन। सारी की सारी चीजें अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी, यानी कि डायफ्राम फ्लैट था वो डॉम शेप का हो जाएगा। क्लियर? और रिब्स भी अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएगी। इससे हुआ क्या था? जो थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम जो बढ़ा था वो वापस क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। नॉर्मल इन सेंस कम हो चुका है। पहले तो बढ़ा था, अब नॉर्मल हो चुका है, मतलब थोड़ा कम हुआ है। तो इससे होगा क्या? इससे डिक्रीज होगा। डिक्रीज थोरेकिक कैविटी वॉल्यूम। इससे होगा क्या? डिक्रीज होगा थोरेकिक कैविटी वॉल्यूम, यानी कि वापस नॉर्मल हो चुका है। अगर थोरेकिक कैविटी वॉल्यूम डिक्रीज होगा यानी वापस नॉर्मल हुआ है तो लंग्स वॉल्यूम भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज लंग्स वॉल्यूम। और लंग्स का वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है, यानी कि इंक्रीज होगा। इंक्रीज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। और अगर मैं कंपेयर करूं एटमॉस्फेयर से तो ये एटमॉस्फेयर से प्रेशर क्या है? ज्यादा है, यानी कि मैं यहां पर लिख सकता हूं इट इज ए मोर देन एटमॉस्फेयर प्रेशर। यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर अभी प्रेशर क्या है? कम है, और हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर अब क्या है? ज्यादा है। तो इसकी वजह से मैं रिलीज आउट कर दूंगा, यानी कि मूव आउट करवा दूंगा अपनी एल्वियुलर एयर को। तो उससे होगा क्या? एयर डिफ्यूज आउट। क्या होगा बेटा? डिफ्यूज्ड आउट, यानी कि उसको मैं अपनी बॉडी से बाहर निकाल दूंगा। यहां तक क्लियर हो रहा है सब लोगों को?
यहां तक क्लियर हुआ? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको कंप्लीट करते हैं और आज की क्लास को हम एंड करेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है बच्चों? फोर्सफुल एक्सपायरेशन। कौन सा प्रोसेस है? फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? फोर्सफुल एक्सपायरेशन। यानी कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट टॉपिक फोर्सफुल एक्सपायरेशन। बच्चों फोर्सफुल एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? फोर्सफुल एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है? सुनो, हमारी जो इंस्पायरेशन है वो एक टाइप का इनवॉल्युंटरी प्रोसेस है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन का मतलब एक्सपायर होने के बाद में आप और ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को मूव करवा रहे हो। क्लियर? यानी कि रिमूव करवा रहे हो फोर्सफुली। क्लियर? तो उसको हम क्या बोलेंगे? फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जो कि एक टाइप की वॉल्यूंटरी प्रोसेस है। वॉल्यूंटरी प्रोसेस यानी कि आप बैठे बैठे अभी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को भी मूव करवा सकते हो, लेकिन ये एक टाइप की एक्टिव प्रोसेस भी है। वॉल्यूंटरी के साथ साथ ये एक टाइप की क्या है बेटा? एक्टिव प्रोसेस भी है। एक्टिव प्रोसेस मींस यहाँ पे भी एटीपी इन्वॉल्व होगी, कुछ मसल्स क्या होती है? इन्वॉल्व होगी। यानी कि यहाँ पे टू टाइप ऑफ मसल्स क्या होती है बच्चों? इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे कितने टाइप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होती है? इन्वॉल्व टू टाइप ऑफ मसल्स। इन्वॉल्व टू टाइप ऑफ मसल्स। तो यहाँ पे भी दो टाइप ऑफ मसल्स क्या होती है? इन्वॉल्व होगी। कौन कौन सी? पहली मसल जो होती है, फर्स्ट मसल जो होती है वो कौन सी होती है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। पहली मसल्स कौन सी है यहाँ पे? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स, इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? IICM भी इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, IICM। क्लियर? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स मतलब, कोस्टल का मतलब होता है रिब्स, यानी कि ये जो मसल्स होती है ये भी दो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होगी। इंटरनल मतलब ये रिब केज को यानी कि रिब्स को क्या करेगी? अंदर लेगी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी दो रिब्स के बीच में थी, और इसको एक्सटर्नल क्यों बोला? क्योंकि ये रिब केज को यानी कि रिब्स को क्या कर रही थी? बाहर निकाल रही थी। क्लियर? जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है ये भी कितने पेयर होती है बेटा? ये भी कितने पेयर होती है? ये भी आप लोगों के 11 पेयर होती है। 11 पेयर। और कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट बिटवीन टू रिब्स। दो रिब्स के बीच में क्या होती है? ये भी प्रेजेंट होती है। जैसे डायग्राम में बताता हूं। मैंने कहा कि ये जो मसल्स है, ये वाली मसल्स, ये वाली मसल्स, ये वाली जो मसल्स है, ये वाली जो मसल्स है, अदर पेन से बना देता हूं ताकि समझ में आए। ये वाली जो मसल्स है, इस मसल्स को मैं क्या बोलता हूं? इट इज आल्सो नोन एज IICM, यानी कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। यानी कि इस मसल्स के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब्स को ये क्या करेगी? अंदर की साइड में लेगी। यानी कि इस मसल्स में क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। इस मसल्स में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब्स मूव्स इनवर्ड, यानी अंदर की साइड में लेगी उसको और नीचे की साइड में करेगी, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। यानी कि रिब्स केज को क्या करेगी? रिब्स को अंदर की साइड में और लेगी। जैसे अभी अगर मैं कहा कि रिब्स की पोजीशन ये है, तो ये जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब्स को क्या लेगी? और ज्यादा
अंदर की साइड में ले रही है, इन रिब्स को और भी ज्यादा क्या ले रही है, अंदर की साइड में ले रही है। अगर रिब्स अंदर की साइड में गया तो इतना वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इतना वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो चुका है। तो उसकी वजह से होता क्या है, डिक्रीज थोरेकिक वॉल्यूम। थोरेकिक वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और मैं एक्सेल आउट कर दूंगा। ऐसे ही दूसरी मसल्स होती है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, वो होती है एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स जो होती है बेटा, ये मसल्स के अंदर जब कभी भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, एब्डोमिनल मसल्स के अंदर जब कभी भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस मसल्स के अंदर भी जब कभी भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये एब्डोमिनल के जितने भी ऑर्गन होते हैं उसको ऊपर की साइड में लेगी। यानी कि हमारे एब्डोमिनल में जितने भी ऑर्गन है, जैसे कि स्टमक हो गया, क्लियर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उन सबको क्या करेगी, ऊपर लेगी, क्लियर। यानी कि मैंने कहा ये डायफ्राम, इट इज ए डायफ्राम। डायफ्राम अभी कौन से शेप में, डोम शेप में। डायफ्राम अभी कौन से शेप में है बेटा, डोम शेप के अंदर है, यहां पे लिख देते हैं। मैंने कहा ये डायफ्राम है और डायफ्राम भी कौन से शेप में, डोम शेप में। मैंने कहा यहां पे हमारे ऑर्गन, ये ऑर्गन, ये हमारे कौन से हो गए, एब्डोमिनल ऑर्गन। एब्डोमिनल ऑर्गन जब इन मसल्स में, एब्डोमिनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एब्डोमिनल ऑर्गन को क्या किया जाएगा, ऊपर की साइड में खींचा जाएगा, पुल अप। उसकी वजह से हमारा ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम मोर आर्क्ड हो जाएगा। यानी कि अभी तो इस शेप में था, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम को क्या किया जाएगा, और ज्यादा आर्क कर दिया जाएगा, क्लियर। डायफ्राम अभी इस पोजीशन में था डोम शेप के अंदर, जब एब्डोमिनल मसल्स ने कुछ ऑर्गन को ऊपर खींचा तो डायफ्राम और ज्यादा क्या हो गया, आर्क हो गया। इस आर्क की वजह से इतना वॉल्यूम क्या हो गया, और ज्यादा क्या हो गया, थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। यानी कि जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या करेगी, पुल्स एब्डोमिनल ऑर्गन, एब्डोमिनल ऑर्गन को क्या करेगी बेटा, पुल करेगी, ऊपर की साइड में खींचेगी। उससे क्या होगा, डायफ्राम बिकम मोर आर्क, और ज्यादा आर्क हो जाएगा, मोर आर्क। उससे क्या होगा, डिक्रीज होगा थोरेकिक वॉल्यूम। थोरेकिक वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इन दोनों के मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोरेकिक वॉल्यूम अगर डिक्रीज हुआ है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज थोरेकिक प्रेशर, थोरेकिक प्रेशर। और थोरेकिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से लंग्स के अंदर भी प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज लंग्स प्रेशर। और कितना प्रेशर इंक्रीज होगा, ये मोर देन होगा किसके कंपैरिजन, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन, मोर देन एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये क्या होगा, ज्यादा होगा। और मैं क्या कर दूंगा, मूव कर दूंगा एक्स्ट्रा एयर को, क्लियर। तो मूव एक्स्ट्रा एयर आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी से मैं एक्स्ट्रा एयर को क्या कर दूंगा, मूव कर दूंगा। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन एक टाइप की वॉल्यूंटरी प्रोसेस है। इसके अंदर भी दो मसल्स यूज होती है, एक होती है बेटा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, दूसरी यूज होती है एब्डोमिनल मसल्स। ये दोनों मसल थोरेकिक कैविटी के वॉल्यूम को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से लंग्स का वॉल्यूम भी कम होगा और लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और हम एक्सेल आउट कर देंगे, किसको एक्सेल आउट कर देंगे बेटा, एयर को मैं एक्सेल आउट कर दूंगा। यहां तक क्लियर हो रहा है सब लोगों को बच्चों? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ चीजें हैं फटाफट देख लेते हैं उसको।
चलो जल्दी से कुछ टॉपिक है वो टॉपिक देख लेते हैं, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं इसको। आप लोगों को मसल्स याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी मसल्स यूज होती है बेटा, क्लियर। यानी कि सबसे पहले हमने पढ़ा था इंस्पायरेशन, सबसे पहले हमने क्या किसके बारे में पढ़ा था, इंस्पायरेशन के बारे में पढ़ा था। इंस्पायरेशन मसल्स, अगर मैं बात करूं इंस्पायरेशन मसल्स की तो कौन कौन सी मसल्स होती है इंस्पायरेटरी, दो होती है। कौन कौन सी, एक होती है एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल्स और दूसरी होती है डायाफ्राम, डायाफ्राम की रेडियल मसल्स। इंस्पायरेटरी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा वॉल्यूम ऑफ थोरेकिक कैविटी, वॉल्यूम ऑफ थोरेकिक कैविटी, यानी कि थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, फोर्सफुल एक्सपायरेशन मसल्स। दूसरी कौन सी पढ़ी थी हम लोगों ने, फोर्सफुल एक्सपायरेशन मसल्स। फोर्सफुल एक्सपायरेशन मसल्स दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, IICM इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। दूसरी कौन सी मसल्स है बेटा, एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स। तो इन दोनों मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ क्या था, डिक्रीज हुआ था, डिक्रीज थोरेकिक वॉल्यूम, थोरेकिक कैविटी वॉल्यूम। इससे हुआ क्या था, थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था। ऐसे ही आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया हुआ है स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर जो होता है वो अमाउंट ऑफ एयर को मेजर करता है, यानी कि आप कितनी एयर को इनहेल कर रहे हो और कितनी एयर को एक्सेल आउट कर रहे हो, इसके अमाउंट को कौन मेजर करता है, स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर क्या है, इट इज यूज्ड टू मेजर, यूज्ड टू मेजर amount of air, amount of air which used in, which is involved breathing। वो गैसेस जो कि इन्वॉल्व हो रही है किसके अंदर बेटा, ब्रीदिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रही है, क्लियर। उन गैसेस को मेजर करने में हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, स्पायरोमीटर का यूज करते हैं। आज के क्लास के अंदर बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक लेकर के मैं फिर आऊंगा। थैंक यू एवरीवन।